सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना रहेगा आपको, क्वेश्चन को आप बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि पहले का ए दूसरे का बी, ए बी ऐसे नहीं लिखिएगा कोई भी। आपको क्या करना रहेगा, क्वेश्चन को ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है इंटरनेट द्वारा प्रयुक्त संचार प्रोटोकॉल, जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखेगा, अंग्रेजी में लिखना रहेगा अंग्रेजी में लिखेगा क्वेश्चन, और उसके नीचे ऐसे आंसर करके फिर जो आंसर है उसको लिखेगा। ABCD कोई नहीं लिखेगा, ABCD लिखेगा पूरा काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते, ये पैटर्न गलत है, ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, तो इंटरनेट में जो भी प्रोटोकॉल आपका यूज़ होता है, जो संचार के लिए यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, वो होता है आपका TCP/IP। आपको फुल फॉर्म नहीं लिखना है, बट जानकारी के लिए बता देता हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। दूसरा क्वेश्चन है पावर पॉइंट को स्लो करने के आपको स्लाइड शो करना है दिया आपको, ठीक है। और यदि आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं पावर पॉइंट में, तो उसमें आपको जो है आप कौन कौन से जो है मीडिया फाइल को यूज़ कर सकते हैं ये पूछा गया है। तो GIF और JPG ये दोनों आपका इमेज वाला है आपका, ठीक है। और ये आपका वेव जो है वो आपका MP3 के लिए है, मतलब ऑडियो फाइल के लिए है। तो आप जो है तीनों प्रकार से जो है तीनों फाइल को यूज़ कर सकते हैं, ABC तीनों को। तो आंसर आ जाएगा आपका D, ऑल ऑफ दी अबो, ठीक है। तो पहले का आंसर आ गया आपका TCP/IP बी वाला, और दूसरे का आंसर आ गया D, ऑल ऑफ दी अबो। थर्ड क्वेश्चन, स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन। तो हाइपरलिंक के लिए मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया हुआ है। हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+K, Ctrl+K आपका होता है हाइपरलिंक के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा A, ठीक है। डी होता है आपका फंड से संबंधित डायलॉग बॉक्स के लिए। Ctrl+H आपका होता है रिप्लेस के लिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, स्प्रेडशीट में डेटा को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। तो स्प्रेडशीट मतलब आपका होता है ऐसे, आपका आप सबने एक्सेल देखा हुआ है, एक्सेल में डेटा इसी फॉर्मेट में रखा जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं क्या, ये टेबल के फॉर्मेट में है, मतलब रो और कॉलम के फॉर्मेट में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा C, एक्सेल में डेटा आपका रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सी से संबंधित क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं प्रक्रियात्मक भाषाएं, तो प्रक्रियात्मक भाषाएं होती हैं आपका C। ये सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, C++ वगैरह। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका A। छठा क्वेश्चन देखिए, यह निश्चित है कि खाली स्थान में कम से कम 8 बिट और खाली स्थान में कम से कम 16 बिट्स होती है, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि 8 बिट बराबर होता है आपका 1 बाइट, ठीक है। और डेटा टाइप वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि आपका अब 8 बिट लिखा है, यहाँ पे बिट्स में दिया गया है। 1 बिट मतलब आपका मतलब 8 बिट मतलब 1 बाइट, और 16 बिट दिया मतलब तो इसका डबल हो जाएगा। तो जब आपका 16 बिट की बात होगी तो हो जाएगा आपका 2 बाइट। तो आप सबको पता है कि इंटीजर में कितना होता है, 2 का होता है, फ्लोट 4 का होता है। तो आपको यहीं से पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ पे 1 बिट कह रहा है, ठीक है। 8 बिट मतलब आपका एक बाइट हो गया, और यहाँ पे 2 की बात हो रही। तो आप देख लो 1 बाइट किस में होता है। तो 1 बाइट केवल और केवल किस में होता है आपका, बिल्कुल ठीक, कैरेक्टर में। तो कैरेक्टर के लिए तो आपका A वाला ऑप्शन और आपका C वाला ऑप्शन तो ऐसे डिलीट हो गया है ना, बच गया C और आपका B और D बच गया। आप सबको पता है कि आपका जो इंटीजर होता है वो 2 बाइट का होता है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर B आपका सही होगा, ठीक है। कैरेक्टर और इंटीजर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका B। नेक्स्ट देखते हैं, पुनरावृत्ति की संख्या ज्ञात करने के लिए किस लूपिंग का प्रयोग किया जाता है, और यदि वो आपको पता हो, ठीक है। विच लूपिंग प्रोसेस इज बेस्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। मतलब आपको कितने बार लूप चलाना है यदि वो आप यदि ज्ञात हो, क्योंकि आपने पढ़ा है 3 प्रकार के लूप होता है, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। तो आपको यदि कितने बार लूप को चलाना है, यदि उसको कंडीशन पता हो, आपको नंबर ऑफ इटरेशन आपको पता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं डू व्हाइल लूप। तो आंसर आ जाएगा आपका C। नेक्स्ट है, एक आपके पास एक फंक्शन दिया गया है वाइड फंक्शन करके, जहाँ पर पैरामीटर पास किया गया है शो के अंतर्गत x=0 और y=0, और प्रिंट कर रहे हैं x और y की वैल्यू को। तो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल इज इलीगल। मतलब इसमें से कौन सा जो है इलीगल है करके पूछ रहे हैं, मतलब जो अवैध मतलब डिक्लेरेशन है। और यहाँ पर जो आपका एज्यूम G, H आर डिक्लेयर एज ए इंटीजर। तो यहाँ पर आपको सही नहीं पूछा गया, गलत पूछा गया। अवैध है मतलब डिक्लेरेशन करने का जो तरीका है उसको वो गलत कह रहा है। तो ये होता है कि आप यदि यहाँ पर देख लीजिए 2 वेरिएबल आप यदि पास कर रहे हैं, देख लीजिए एक x और एक y है। तो ये तो एक होता है आपका डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज होता है, ठीक है, जिसको आप ब्लैंक रख सकते हैं। तो ब्लैंक रख दीजिए तो भी चलेगा। तो A भी सही है, और C में देख लीजिए 2 पैरामीटर पास है वो भी सही है। तो यदि 2 वेरिएबल है तो आपको 2 पास करना रहता है। तो पहला सही है और C भी सही है। तो गलत कौन है, क्योंकि आपको पूछा गया अवैध पूछा गया, बोला ना अवैध वाला बताइए, इलीगल को बताइए। तो इलीगल आपका कौन सा है, B वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका B, ठीक है, B को लगाइएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 9th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि आपको अरे में डेटा स्टोर करके आपने रखा हुआ अरे में, तो पूछ रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस द 10th एलिमेंट। ठीक है, अरे में संग्रहित 10 तत्व तक पहुंचना है। तो देख लीजिए जैसे ये ए है
और ये ऐसे आपने ऐसे 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि अरे का नाम ए है और यहाँ पे ये आपका साइज को बताता है। ठीक है, अरे का मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, अरे का साइज कितना होता है, ये 10 होता है। तो 10 का मतलब होता है कि टोटल आपके ऐसे 10 बॉक्स ही बनेंगे, ऐसे करके आपके टोटल 10 बॉक्स बनेंगे। लेकिन जो शुरुआत होता है हमेशा अरे की इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, 0 से लेकर आपका 9 तक। तो ऐसे देखें तो ये पहला तत्व यहाँ रहेगा, दूसरा तत्व यहाँ रहेगा, 10वां तत्व यहाँ रहेगा। लेकिन हम कहें कि एड्रेस की बात करें तो हमेशा एड्रेस उससे कम होता है, मतलब पहला तत्व 0 में होगा, जो दूसरा वाला तत्व है वो 1 में होगा, ऐसे करके। तो आपको क्या बोला है, 10वां नंबर का तत्व को बोला है, ठीक है ना। 10th एलिमेंट को कहा है, तो 10th एलिमेंट कहाँ होगा आपके एड्रेस की बात करेंगे तो हमारा ए और ऐसे ब्रैकेट के अंदर ऐसे 9। और सबको पता है साइज हमेशा किसे कौन से टाइप का ब्रैकेट से यूज़ कहते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, हम आम भाषा में बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, वैसे इसका स्क्वायर ब्रैकेट नाम है। देखो पहला तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 एलिमेंट है तो 10वें पोजीशन में तो रहेगा नहीं, है ना। दूसरा और आपका ये जो बी वाला है जो आपका, ठीक है, तो कुछ देर के लिए बी को छोड़ दो, सी को देखो। सबसे पहले ये बताओ क्या इस तरीके से आप अरे का साइज को बताते हैं क्या, छोटा कोष्टक में, बिल्कुल नहीं। तो सी तो ऐसे ही गलत हो गया, डी भी देख लो गलत है, तरीका गलत है, और आपका ए भी गलत है। तो इस प्रकार से आंसर क्या जाएगा, ए आपका बी आना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो आप अरे का साइज को बता दो, या तो आप फिर गलत मत बताओ। तो बाकी आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन में, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो दूसरे नंबर का पोजीशन है बेटा वो कौन से एड्रेस में होगा, 1 में, और जो 10वें नंबर का वो 9वें स्थान पर। तो 9 दिया है, लेकिन इसका जो साइज का जो डिक्लेयर करने का तरीका वो गलत है, इस प्रकार के ब्रैकेट में यूज़ नहीं कर सकते, 10 तो हो ही नहीं सकता। तो या तो आप सिर्फ अरे करके डिक्लेयर कर दो, या आपका यदि कुछ रहता सब स्क्रिप्ट के अंदर यदि 9 लिखा रहता तो वो सही होता। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको बी लगाना है, ठीक है। 10th क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से इनपुट आउटपुट फंक्शन नहीं है, कौन से इनमें से इनपुट आउटपुट फंक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखो जितने भी फंक्शन रहते हैं उसके सामने एफ लिखा रहता है, उससे आप समझ जाएंगे कि ये भी एफ ओपन है, एफ पुट्स है, एफ राइट है, लेकिन जो क्लियर स्क्रीन है आपका CLR SCR, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ये क्या करता है, जैसे ये देखिए ये सब ऐसे लिखा रहता है, इन सबको यदि क्लीन करना है तो CLR SCR का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से वो पूरा क्या कर देता है, उसको हटा देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का। तो एक क्वेश्चन आपको बनाना है 1 यूनिट से, सॉरी माफ करिएगा, 2 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर को सामने रख लीजिएगा, 1 यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है, ए बी ऐसा करके, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, जो इकाई 1 है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है कि विंडो क्या है और उसके आपको लाभ बताना है, एडवांटेजेस बताना है। तो विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है, जहाँ पर यूजर को काम करना आसान होता है, चीज़ों आइकन बने रहता है, फोल्डर बना रहता है, जिससे किसी भी फाइल या फोल्डर को ढूंढना आसान होता है, ठीक है। आसानी से हम नया फाइल फोल्डर बना सकते हैं, अपने हिसाब से हम उसका नाम बदल सकते हैं, उसका व्यू बदल सकते हैं, ये सभी सुविधाएं देता है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि इसकी तुलना में यदि हम बात करें, इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कमांड बेस्ड था, जिसमें हमें किसी भी कार्य को करने के लिए कमांड की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। लाभ की बात करें, लाभ कहें, फीचर कहें, विशेषताएं कहें, एडवांटेजेस कहें, सब बात एक ही है। तो किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो सबसे पहले GUI इंटरफेस है, जिसमें काम करना आसान होता है, पिक्चर आइकन सिंबल का प्रयोग किया जाता है। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कि नया डिवाइस को अपने कंप्यूटर में जोड़ना बहुत सरल होता है। जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव लगाना है, प्रिंटर लगाना है, स्पीकर लगाना है, CD लगाना है, तो आप इन सब का प्रयोग जो है यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो वर्ड मैंने लिखा हुआ है इसमें ड्राइवर CD की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए लिखा गया है। क्योंकि देखिए क्या होता था, पहले मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना लगता था, उसके लिए ड्राइवर लगाना पड़ता था, ठीक है। तो अभी वर्तमान में सिर्फ एक प्रिंटर ही ऐसा डिवाइस है जिसके लिए आपको ड्राइवर की CD की आवश्यकता होती है। बाकी जितने भी डिवाइस हैं उनको आप आसानी से प्लग कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नेट ही चलाना है, तो आपके पास यदि वाईफाई डिवाइस है तो उसको कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। गाना सुनना है, स्पीकर लगा सुन सकते हैं, इसीलिए इसमें जोड़ना मतलब प्लग करना और उसको प्ले करना आसान होता है। हेल्प और सपोर्ट, कुछ भी दिक्कत आता है, यदि आप विंडो पे काम कर रहे हैं, कुछ भी दिक्कत आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप हेल्प ले सकते हैं। हेल्प के लिए शॉर्टकट मैंने लिख दिया, शॉर्टकट की F1 का प्रयोग किया जाता है और आपको उससे संबंधित जितनी भी समस्या रहती है उसका समाधान आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका फाइल एंड सेटिंग ट्रांसफर विजार्ड। आप देखते होंगे अभी जब भी कोई, जैसे मान लीजिए कोई नोट्स है, कोई मूवी है, कोई सॉन्ग है, जिसको आपको यदि अपने दोस्त के साथ शेयर करना रहता है, क्या करते हैं, पेन ड्राइव का पैसे USB ड्राइव ऐसे लगाते हैं और उसका डायरेक्ट उसको सेंड कर देते हैं। बहुत ही आसान होता है फाइल को दूसरे को सेंड करना या दूसरे से फाइल को लेना। नेक्स्ट है राइट टू CD। मान लीजिए आपको कोई मूवी वगैरह है या आपको बर्थडे पार्टी का या शादी का जो भी आपका वीडियो रखा हुआ है, उसको आप यदि अपने दोस्त को CD में डाल के देना चाहते हैं तो बहुत आसान है। राइट टू CD का मतलब होता है CD में डेटा को डाल के उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। आप आसानी से इंटरनेट की से जुड़ सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल से या आप अपने डोंगल की मदद से कंप्यूटर में से जो है जुड़ सकते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर को ढूंढना बहुत आसान और सरल होता है, इसे आप ढूंढ सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट होता है Window+F। इजी टू इंस्टॉलेशन, इसमें किसी भी प्रकार को के नए सॉफ्टवेयर को आसानी से इंस्टॉल किया जाता है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए
कीबोर्ड ख़राब हो गया है तो इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है जिसकी मदद से आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ जैसे कि जिनको आँख से नहीं दिखाई देता है तो इसमें एक सुविधा होता है जिसके माध्यम से वो क्या करता है, जिस भी आप फोल्डर में जाते हैं या जिस भी एप्लीकेशन का आप ओपन करते हैं उसको क्या करते हैं वो वॉइस के थ्रू वो आपको बताते हैं कि हाँ ये फोल्डर माई कंप्यूटर में है, आप ऐसे करके। तो एक्सेसिबिलिटी मतलब किसी भी काम को यूज़ करने के लिए उसको आसान बनाना। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन मतलब आप क्या कर सकते हैं, एक जगह पर बैठे बैठे दूसरे कंप्यूटर को आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं रिमोट लॉगिन के माध्यम से। सबसे अहम और जरूरी चीज़, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, फटाफट लिखना शुरू मत करिए, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। मैं साफ बता देता हूँ भाई। देखो ये जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो उसको आप एक पेज में खत्म कर दीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप एक पेज में खत्म कर दीजिए और आपके पास देखिए टोटल 32 पेज है जिसमें एक पेज में आप क्या कर रहे हैं, अपना जो है इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है सीधा सीधा आप क्या करिए, सबसे अंतिम पेज है जो 32 नंबर का पेज है उसमें एक पेज में आप क्या करिए, उसको पहले लिख दीजिए, सीधा बात, नो बकवास, ठीक है। या तो आप इसको काम करिए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी मत बनाइए, सबसे लास्ट में बनाइएगा, ठीक है। उससे क्या होगा देखिए, अब आपके पास मेरी बात ध्यान से सुनिए, 30 पेज है, ठीक है। 30 पेज में आपको बेटा हर यूनिट से 2 क्वेश्चन बनाना है। टोटल आपके पास 5 यूनिट है और टोटल 5 यूनिट में 2-2 क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब आपको 10 क्वेश्चन बनाना है और आपके पास 30 पेज है। मतलब एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास अधिकतम 3 पेज मिल रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, हड़बड़ी में लिखोगे नुकसान आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन बनाना है यदि, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल 10 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा और एक ऑब्जेक्टिव वाला बनाना पड़ेगा। तो आप एक काम करिए, एक क्वेश्चन को 3-3 पेज में आपको लिखना रहेगा। तो जैसे इतना सारा आंसर मैंने दे दिया है तो आपको जरूरी नहीं कि आप पूरा 10 पॉइंट ही लिखें, आप कम भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपने भी ऑब्जेक्टिव बना लिया है तो कोई बात नहीं, एक पेज में ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। अब बचे हुए में आपको ध्यान रखना बेटा, फिर आपका एक पेज ऑलरेडी कम हो गया है, ज़्यादा है तो आप एक काम कर सकते हैं, जिसमें आपने अपना सब रोल नंबर वगैरह लिखे हैं ना, उसी जस्ट पीछे वाले पेज में आप एक काम करिए, ऑब्जेक्टिव को लिख लीजिए। उससे क्या होगा, आपका एक पेज में पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब बचे हुए जो 30 पेज है उसमें सब में 3-3 पेज करके लिख लीजिएगा, क्लियर है। लेकिन अपना दिमाग का प्रयोग करके आपको लिखना है, कितना छोड़ना है कितना आपको लिखना है वो आप देख लीजिए। पावर पॉइंट प्रस्तुति कैसे बनाते हैं, ये इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है, ए बी करके दिया हुआ था। एक विंडो क्या है और ये आपका क्या है कि पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है। तो देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा आप एक लाइन में परिभाषा लिख दीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या पीपीटी भी कहते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक एमएनसी कंपनी है, इसकी मदद से आप प्रेजेंटेशन में ऑडियो वीडियो एनिमेशन और आपका ट्रांजिशन इफेक्ट ये सभी चीज़ें आप लगा सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को नया बना सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं और उसको दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिए वही चीज़ लिखा है, ग्राफिक्स एनिमेशन सभी का प्रयोग कर सकते हैं, इमेज ऑडियो वीडियो सभी चीज़ें, मीडिया क्लिप में आप सभी चीज़ें जो है ऐड करके प्रेजेंटेशन को और अच्छा बना सकते हैं। एक्सटेंशन की बात करें तो डॉट पीपीटी होता है इसका एक्सटेंशन, ठीक है। देखिए नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए देखिए 6 स्टेप यहाँ पे लिखा गया है। हेडिंग देखिए इसको 6 स्टेप कैसे लिख दीजिएगा, ध्यान रखिए उत्तर पूछिएगा वो कैसे, ऐसे 2 भाग में बांट के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल मेन्यू में जाइए। फाइल मेन्यू में जाने के बाद एक न्यू का ऑप्शन आता है, न्यू प्रेजेंटेशन को आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही न्यू प्रेजेंटेशन पे आप क्लिक करेंगे स्टेप नंबर 2 में पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आप लेआउट जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए, किस प्रकार का प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसके हिसाब से आप लेआउट का सिलेक्शन कर लीजिए। स्लाइड में विभिन्न प्रकार के साउंड, पिक्चर, इमेज, ऑडियो सबको इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना पड़ेगा। वहाँ से जाके आप जो भी ऑडियो वीडियो इमेज जो भी चीज़ें आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप उसको इंसर्ट कर लीजिएगा। यहाँ तक करने के बाद प्रेजेंटेशन को यदि आप स्लाइड शो कराना चाहते हैं, उसको आप रन कराना चाहते हैं तो आप उसको रन करा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको F5 बटन दबाना पड़ता है। जैसे ही F5 बटन दबाएंगे आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं तो उसको फाइल का नाम दे दीजिएगा। फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन एक्सटेंशन डॉट पीपीटी लिखना रहता है। और छठवां चीज़, यदि आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप शॉर्टकट बटन Ctrl+N का भी मदद ले सकते हैं और नया प्रेजेंटेशन आपके सामने खुल जाएगा। तो ये स्टेप है, आप इसको 6 पॉइंट को अच्छे से लिख लीजिएगा। ये डायग्राम को बना लीजिएगा। डायग्राम कैसे बनाना है मैं आपको बता दिया हूँ, पहले भी बताया हूँ क्या, इसी को बना लीजिएगा, ऐसे चतुर्भुज बना लीजिएगा और इसको आप थोड़ा सा जूम करके देखिएगा। इस ऐसे ऑफिस बटन, टाइटल बार, रिबन, मेन्यू बार ये सब कुछ बना लीजिएगा। ऐसे बीच में ऐसे 2 ऐसे चतुर्भुज बना लीजिएगा और उसमें एड टू टाइटल है ना, सब टाइटल ऐसे, और यहाँ पे जो चीज़ नाम लिखा गया उसको आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन था। एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि वो ए वाले में है कि बी वाले में, मतलब अथवा वाले में कि ऊपर में है, आप देख के ही उसको क्वेश्चन का क्रमांक जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का हेडिंग को जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया था, क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ मैं, स्प्रेडशीट की अवधारणा और उसके अनुप्रयोगों की व्याख्या करिए, ठीक है। स्प्रेडशीट भी कहते हैं, एक्सेल भी कहते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो हमको बताना है, स्प्रेडशीट को परिभाषा बता देते हैं थोड़ा सा, सेम वही है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा बनाया गया जो हमारा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसी का ही एक भाग है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम एक्सेल शीट बनाते हैं
जहाँ पर डेटा को टेबल के फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जोड़ घटाव गुणा भाग ये सभी यदि आपको यूज़ करना रहता है तो आप एक्सेल का प्रयोग कर सकते हैं। नया आपको एक्सेल फाइल बनाना है, क्रिएट करना है, एडिट करना है, उसको कैलकुलेट करना है, प्रिंट करना है, ये सभी काम के लिए आप एक्सेल का प्रयोग कर सकते हैं। बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया जो एक कमर्शियल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, जिसका प्रयोग हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए, टाइम टेबल बनाने के लिए, स्टूडेंट लोग का रिजल्ट बनाने के लिए, पाइवट टेबल बनाने के लिए, मैक्रोज बनाने के लिए, ये सब हम यूज़ करते हैं। इस डायग्राम को ऐसे ही बनाना है आपको। ये देखिए यहाँ पर अगर नाम स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो आप इस प्रकार से ऐसे नाम लिख सकते हैं, और आपको ऐसे ही आपको डायग्राम को बनाना है। तो साफ सुथरा बना लीजिएगा, फ्री हैंड से बनाइएगा, प्रिंट आउट निकाल के मत डालिएगा। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप कम से कम अच्छे से बना लीजिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हो तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जैसे लिखा हुआ होम है, इंसर्ट है, ये जो लिखा हुआ है ना होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये फार्मूला उसको आप अच्छे से बनाइएगा। ये जो है मैंने आप लोगों को पहले भी ग्रुप में भेजा हुआ था, ये इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए मैं थोड़ा थोड़ा रीड कर देता हूँ। टाइटल बार क्या होता है, तो सबसे ये देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 3 पेज में लिखना है बेटा। यहाँ से एक आध पॉइंट बस लिख दीजिएगा। इसमें आपको एक पेज तो आपका डायग्राम ही ले लेगा, तो डायग्राम को जरूर बनाइएगा। और ये जो चीज़ें मैं आपको भी बताने वाला हूँ उसको एक एक दो दो लाइन लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा बड़ा मत लिखिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में लिख दिया हूँ, ये देखिए, लेकिन आपको इसको छोटा छोटा करके लिखना रहेगा। सभी पॉइंट को चूँकि बताना है तो आप कोशिश करिएगा कि मुख्य मुख्य चीज़ को लिखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सब दिखा रहा हूँ, तो आप चाहें तो ये इसमें से कोई भी दो तीन पॉइंट को आप लिख सकते हैं। टाइटल बार जो सबसे ऊपर रहता है, यहाँ पर आप जब भी फाइल सेव करेंगे उसका नाम ऊपर में प्रदर्शित होता है। ठीक है, ये जो कोने में 3 बटन होता है, इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। आप ये पहला और दूसरा पॉइंट लिख के आप अपना काम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य काम क्या है, कहाँ पे दिखते हैं, तो सबसे ऊपर टॉप में दिखाई देता है। ठीक है, और आपका इसमें क्या रहता है, जो भी आप फाइल का नाम देते हैं वो वहीं पे प्रदर्शित होता है। बस इतना काफ़ी है। आप ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑफिस बटन। ऑफिस बटन कहाँ पर रहता है, तो आपका इस प्रकार से ऐसे बना रहता है, तो यहाँ पर आपका ऑफिस बटन रहता है, जिसमें ये मुख्य रूप से 4-5 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। न्यू, ओपन, सेव एज, ये सभी ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे होता है, तो क्विक एक्सेस टूल बार ये देखिए, इस डायग्राम में आपको आप देखेंगे ना तो सब चीज़ आपको मिल जाएगा। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार ये नीला वाला है, ये ऑफिस बटन आपको ये देखो अलग अलग कलर मैंने बनाया हुआ है, तो आप इस डायग्राम को एक बार बना लीजिएगा, उसके हिसाब से आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, तो ये ऑफिस बटन का हो गया। क्विक एक्सेस टूल बार नाम से क्लियर है, किसी भी काम को जो है आसान बनाने के लिए, जैसे सेव करना है या अंडू रिडू करना है, तो उसके लिए वो शॉर्टकट यहीं से मिल जाता है, ताकि आपका जो समय की बचत हो जाए। मेन्यू बार होता है, जितने भी आपके है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ठीक है, ये सभी के सभी आपका मेन्यू कहलाता है, जो टाइटल बार के जस्ट नीचे रहता है। टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार रहता है, और मेन्यू बार के नीचे सब मेन्यू बार रहता है। तो सब मेन्यू बार को हम लोग रिबन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें प्रत्येक टैब के लिए बहुत सारे और भी टूल्स अवेलेबल रहते हैं। स्टेटस बार सबसे नीचे रहता है, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपना जो एक्सेल वाला जो एरिया है उसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, कौन से लैंग्वेज में है, कितने आपने वर्ड टाइप किया है, कौन से पेज नंबर है, ये सभी चीज़ें प्रदर्शित होता है। स्क्रॉल बार क्या करता है, पेज को ऊपर नीचे करना है, यदि जैसे ऐसे ऊपर नीचे करना है उसके लिए, और बाएं दाएं करने के लिए जो स्क्रॉल बार का प्रयोग किया जाता है। 2 स्क्रॉल बार होता है, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। इसमें होता है सीट टेब होता है, जिसमें आप कितने टोटल नंबर आप सीट है वो तो देख लो बेटा। टोटल आपको 12-14 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको छोटे छोटे करके आपको 3 पेज में सब कंप्लीट आंसर को लिखना है। जितना हो पाएगा उतना लिखना, लेकिन डायग्राम जरूरी है। नेक्स्ट आपका इंडेक्स की बात करें। ठीक है, इसमें देखिए सब चीज़ मैंने लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। इंडेक्स की बात करें तो इसमें सेकंड क्वेश्चन ही है कि इंडेक्सिंग से आपका क्या अभिप्राय है, और इसमें इंडेक्सिंग के चरणों को बताना है आपको। तो इंडेक्स मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग सब लोग बुक देखे होंगे, बुक का जो सबसे पहले पेज रहता है उसमें अनुक्रमणिका कहते हैं, जिसमें आपके ऐसा सब्जेक्ट जो भी टॉपिक रहता है उसका नाम लिखा रहता है, उसके सामने से पेज नंबर लिखा रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को यदि आप जानना चाहते हैं तो पेज नंबर जैसे 15 पे है, तो आप डायरेक्ट पेज नंबर 15 में जाते हैं। और ऐसे अगर आप जाएंगे तो पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आप ढूंढते रहते हैं, तो समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो इंडेक्स में क्या होता है, डेटा को तेज़ी से सुविधापूर्ण तरीके से ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स टेबल का क्रिएट करते हैं। इंडेक्स के द्वारा हम डेटा को क्या कर सकते हैं, आसानी से ढूंढ सकते हैं, जिससे हमारी जो है समय की बचत होती है। ठीक है, इंडेक्स की जो है डेटाबेस में जो इंडेक्स रहता है उसका आपका लास्ट पेज में भी रहता है। ठीक है, जिस आप जिस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। तो वहाँ पर अल्फ़ाबेट में ऑर्डर में रहता है, और जो लास्ट पेज में रहता है और जो फ्रंट पेज में रहता है बेटा वो यूनिट के हिसाब से रहता है। ठीक है, तो जो भी आपका पहले से टेबल बना रहता है उसको में हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके काम करने के तरीकों को जो है थोड़ा सा स्पीड कर देता है, उसमें थोड़ी स्पीड अप ला देता है। ठीक है, इंडेक्स किसी भी टेबल में एक या अधिक कॉलम से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और आप प्रत्येक इंडेक्स को अपन उसका नाम भी दे सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से स्टेप में हम मैंने लिख दिया। जैसे ये देखिए, अब उसमें 2 भाग रहता है, एक यहाँ पे टॉपिक लिखा रहता है सर्च की में,
जैसे कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, ऐसा लिखा रहेगा और यहाँ पे उसका क्या रहेगा, पेज नंबर रहेगा। डेटा रेफरेंस जिसकी मदद से आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे हो सकता है पेज नंबर लिखा हो या किसी भी तरीके से आपको क्या करेगा उस एड्रेस में भेजेगा वो, ठीक है। तो डेटाबेस का जो पहला कॉलम है सर्च की है, जहाँ पर आप प्राइमरी की मतलब कैंडिडेट की लिखेंगे, जैसे किसी स्टूडेंट का नाम है तो आप स्टूडेंट जैसे लाइब्रेरी में देखेंगे तो आपका नाम लिखा रहता है और आपको एक लाइब्रेरी कार्ड का नंबर रहता है, तो कार्ड नंबर के हिसाब से हम उस पेज नंबर में जाकर ढूंढते हैं। सेम वैसे ही तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलम के आधार पर डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और आपके इस पे जो है डेटा को सर्च करना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिट मतलब आप शायद ये आपका 3rd का है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है, ये यूनिट 3 का है और आपका वैसे क्वेश्चन नंबर 4A करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप देखते चलिएगा। सी भाषा में कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है सी लैंग्वेज में, ये आपको बताना है। तो प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको हड़बड़ाना नहीं है। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो एक प्रकार से वो भी कांस्टेंट ही है, लेकिन हम यदि कांस्टेंट कीवर्ड स्पेशली यूज़ करते हैं तब वो कांस्टेंट वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। तो कांस्टेंट एक प्रकार का वेरिएबल ही है जो पूरे प्रोग्राम में एक ही रहेगा, अर्थात कांस्टेंट की वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, उसको बदल नहीं सकते, स्टैटिक हो जाता है। एक बार कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया मतलब आप उसका जैसे मान लीजिए a बराबर से 5 लिख दिया है, तो अब ये a का मान शुरू से आखिरी तक उस प्रोग्राम में 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार डिक्लेयर करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की गुंजाइश नहीं आती है। हाँ, यदि आप फोर्सफुली प्रोग्राम में कोई भी चेंज करेंगे तो वो एरर प्रदर्शित करने लगेगा। दो प्रकार का होता है, एक होता है कांस्टेंट लिटरल और एक होता है कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। क्या सी लैंग्वेज में कांस्टेंट का उपयोग कैसे करें, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में कांस्टेंट का प्रयोग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका होता है आपका, आप ये जो है CONST मतलब कांस्टेंट का जो शुरू के जो 5 कैरेक्टर हैं वो आपका कीवर्ड है, ठीक है। तो कीवर्ड के कीवर्ड की मदद से भी कर सकते हैं और प्री डिफाइंड प्रोसेसर की मदद से भी कर सकते हैं। ये 2 तरीका होता है, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, हैज़ प्री डिफाइंड प्रोसेसर, ठीक है। ये देखिए एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है, आप इस प्रोग्राम को भी लिखना पड़ेगा आपको। उदाहरण के लिए ये देखिए आपको ये दोनों हेडर फाइल है, यहाँ पर मेन फंक्शन, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है PI, ठीक है, PI नाम का एक वेरिएबल बनाया है। डेटा टाइप क्या है आपका, फ्लोट है और उसके सामने हमने क्या लिखा है, कांस्टेंट लिखा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि कांस्टेंट वेरिएबल है। जैसे ही आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिए द वैल्यू ऑफ PI इज, तो %f क्यों किए हैं, क्योंकि ये फ्लोट डेटा टाइप है और PI को यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं। जैसे ही प्रिंट कराएंगे तो देखो ऐसा आप डायग्राम का मत बनाते रहना, हाँ, लेकिन आउटपुट करके जो अंदर लिखा गया बेटा उसको आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आप इसको रन कराओगे क्या करेगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया। तो 3 पेज में ही आप इसमें आपको जो है लिखना रहेगा, तो आप उसको देख लीजिएगा भाई। इसको इस वजह से बहुत छोटा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम दिया गया है आप लोगों को, ये देखिए ये क्वेश्चन यही है, बहुत एकदम एक ही पेज में हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन के लिए भी और आपको बहुत सारा जगह बच जाएगा। प्रोग्राम ये रहता है जी, सही प्रोग्राम रहेगा तो पूरा पूरा मिल जाता है और एक पेज में आपका काम हो जाता है। तो देख लीजिए प्रोग्राम पूछा गया था कि डू व्हाइल लूप का प्रयोग करते हुए आपको एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम में क्या करें, जैसे ये देखिए आपको इसी प्रकार से प्रिंट करना चाहिए 1 8 27 64 125। तो यदि आप लोग को थोड़ा बहुत गणित आता होगा तो आपको बता दूँ, ये क्यूब चल रहा है, क्यूब मतलब आपका घन चल रहा है। जैसे देखो 1 का घन करोगे तो 1 आएगा, 2 का घन करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 का घन करोगे तो 3 3 होती है 27 हो जाएगा, और 4 का घन करोगे तो 4 चौक 16 64 और 5 पंचे 25 पंचे 125, इस प्रकार से। तो आपको घन के लिए एक प्रोग्राम बनाना था। तो ये देखिए ये तो आपका हेडर फाइल हो गया, वाइडमैन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 2 वेरिएबल लिया मैंने n और i का मान मैंने एक डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर बेटा जैसे देखो मैं 5 इंटर करूँगा तो 5 तक का वर्ग दिखाएगा, 6 करूँगा तो 6 तक का। तो ऐसे डॉट 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 का मतलब होता है आप जितने नंबर तक का चाहे उतने तक का आप घन बना सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा तो कितने नंबर तक कराना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर n लिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि आपका इंटर द रेंज ऑफ नंबर मतलब लिमिट बताना पड़ेगा कहाँ तक करना है। तो सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होना शुरू करेगा तो वाइडमैन से रन होगा और सबसे पहले इसी को प्रिंट करेगा। आपसे पूछेगा कितने नंबर तक, तो ये देखिए चूंकि यहाँ 5 तक है तो मैंने भी यहाँ पे 5 लिखा हुआ, ठीक है। अब जैसे ही 5 करके इंटर करूँगा तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से आपका डू वाइल लूप शुरू हो रहा है। यहाँ पे डू में देखिए मैंने कंडीशन क्या दी है, क्योंकि घन है बेटा, मतलब घन है मतलब जैसे 2 का घन है मतलब क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, यही तो होता है ना घन आपका। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर i का मान को मैंने क्या लिखा है, गुना गुना, मतलब ये जो स्टार्ट पे बना रहता है ये गुना का चिन्ह है। तो i मल्टीप्लाई बाई आई और मल्टीप्लाई बाई आई 3 बार ऐसे गुणा करना पड़ेगा। तीनों को गुणा करने के बाद अब यहाँ पर चूंकि मुझे इसको ऐसे ही कामा करके दिखाना था इसलिए मैं एक्स्ट्रा इसको लिखा हूँ। आपसे हम एज इट इज ऐसे प्रोग्राम लिख सकते हैं, रन करके देख लीजिएगा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। और वाइल में क्या कर दिया मैंने, कंडीशन कर दी, चूंकि आप मैंने यहाँ 5 तक लिखा बेटा तो 5 तक प्रिंट करेगा। यदि 6 करोगे तो वो 6 छक्के 36 छक्के 216 भी आ जाएगा, 7 करोगे तो 343 भी आ जाएगा, ऐसे। तो जहाँ तक भी आप कंडीशन देंगे वहाँ तक वो चेक करेगा। तो आई
यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, सॉरी एन है, हाँ मतलब वही है एन का है या एन का मान 5, तो वो 5 तक को प्रिंट कर देगा वो। क्लियर है क्या? तो इस प्रोग्राम को आप चाहें तो एक बार रन कर लीजिएगा लिखने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका पॉइंटर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इसको आप देख लीजिएगा, ये जो है आपका 4th यूनिट का जो 5वां क्वेश्चन है उसको मैंने सेकंड वाले भाग को वाले यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, सेकंड भाग को है। तो पॉइंटर क्या है, तो पॉइंटर वाला ये वाला मैंने सेम क्वेश्चन डाटा स्ट्रक्चर में भी एक्सप्लेन किया, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सेम वही चीज़ है, आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैंने नहीं बताया था कल, क्योंकि ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था। यदि आप उदाहरण के लिए चाहें तो यहाँ पर इसको देख लीजिएगा इस प्रकार से, आप यहाँ पे देख लीजिए मैंने बहुत सारे सिंटेक्स बनाए हैं, आप इसमें से किसी भी 2 सिंटेक्स को बनाएंगे तो भी चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखो ए वेरिएबल का नाम है और इसका मान क्या दिया है 10, तो ये देखिए इसका क्या हो गया, इसका वैल्यू है। और ये जो 10 रखा हुआ मेमोरी में कहाँ पे रखा हुआ, तो ये देखो ये आपका मेमोरी का एड्रेस है, ये जो 10 रखा हुआ उसका एड्रेस है 62564748, ये कहीं पर मेमोरी में एक जगह है जहाँ पर वो रखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप लोग फोटो क्लिक करते हैं, मान लीजिए आप अपना फोटो खींच, आप फोटो का नाम लिख दिए सेल्फी, फोटो का नाम क्या है सेल्फी है, और ये आपका पिक्चर है, और ये पिक्चर कहाँ से हो रहा है, तो मेमोरी मान लीजिए DCIM में। तो आप देखेंगे पिक्चर को आप रीनेम करते हैं तो रीनेम करने से पहले उसका नाम लिखा रहता है डेट के हिसाब से, ऐसा कुछ नंबर दे देते हैं ना। तो यहाँ पर जो है आपका मेमोरी में कहाँ पर रखा गया है, मान लीजिए आपका DCIM फोल्डर में रखा हुआ है, तो ये फोल्डर का एड्रेस हो गया समझ लीजिए, और ये आपका फोटो हो गया ए, और इसका नाम क्या हो गया, तो नाम हो गया सेल्फी। तो वैसे ही आप समझिएगा बात को कि ए वेरिएबल है जिसका मान 10 है और मेमोरी में कहीं पे एड्रेस रखा हुआ है। तो जब पॉइंटर का यूज़ करते हैं तो हम वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल नहीं करते हैं, वैल्यू को नहीं कॉल करते हैं, हम उसके एड्रेस को कॉल करते हैं। एड्रेस आप ए करेंगे तो वो इसको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका पॉइंटर। और कैसे करते हैं, तो सेम वैसे ही जैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है INT लिखते हैं, ये डेटा टाइप हो गया, और ऐसे यहाँ पर एस्टिक साइन का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखता है, तो पॉइंटर। तो ये देखिए इस प्रकार से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। तो यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल है डेटा टाइप, और वेरिएबल का नाम है PTR1, ठीक है, और वहाँ पे स्टार लगाएंगे। वैसे ही आप कैरेक्टर करेंगे तो कैरेक्टर डेटा टाइप लिखेंगे, फ्लोट है तो फ्लोट, और डबल है तो डबल, कोई भी 2 को आप लिख सकते हैं। एक प्रोग्राम बना दीजिएगा और बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई एक एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का है ना। तो देख लीजिए क्या कहता है, हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ आप कैसे बनाते हैं वो पूछा गया है, तो आप थ्योरी को कम कर लीजिएगा लेकिन प्रोग्राम को जरूर बनाइएगा। चलिए एक बार मैं प्रोग्राम को बता देता हूँ। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने ए, यहाँ पर देख लीजिए एक मैंने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, INT स्टिक करके पॉइंटर लिखा हुआ है। अब मैं देख लो जो पॉइंटर वेरिएबल बनाया हुआ हूँ उसको क्या दे रहा हूँ, एड्रेस ए दे रहा हूँ, ठीक है ना। वहाँ पर मैं किसका पता दे रहा हूँ, ए का पता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है ना एड्रेस ऑफ ए स्टोर्ड इन PTR। यहाँ पर ए का एड्रेस किसको दे रहा हूँ, पॉइंटर को दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं 3 तरीके से आपको बता रहा हूँ। पहला वाला जो प्रिंट एफ लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो बेटा, प्रिंट एफ में मैं क्या करूँ, केवल ए को कॉल कर रहा हूँ, ए का मान कितना है 10 प्रिंट हुआ, ठीक है। दूसरा में देखो, दूसरा वाला पॉइंटर को देखो, मैंने एस्टिक PTR लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर मैं पॉइंटर को कॉल कर रहा हूँ। तो जैसे ही पॉइंटर को मैं कॉल कर रहा हूँ तो देखो सबसे पहले मैंने PTR को क्या दिया, एक एड्रेस दिया है, ठीक है। PTR को ध्यान से देख लो बेटा, एड्रेस ऑफ ए दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपको ए को मैं यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ। ये देखो जैसे ये ए है, इसका मान ऐसे 10 है, और इसका एड्रेस ये देखो यही है ना, लिखा हुआ है 6356744, ठीक है। तो जब मैं ए को कॉल किया हूँ पहले वाले प्रिंट एफ में, तो ए को प्रिंट करोगे तो ए का मान प्रिंट होगा। दूसरे वाले में ध्यान से देख बेटा, पॉइंटर स्टिक लगाया हूँ, चिन्ह लगाया हूँ और पॉइंटर, तो सबसे पहले क्या करेगा, पॉइंटर को ढूंढेगा। पॉइंटर कहाँ है, पॉइंटर यहाँ पे आएगा। यहाँ पे पॉइंटर किसको रखा हुआ है, ए के पते को रखा हुआ है, वो ए के पते में जाएगा, ठीक है, ए के पते में चले गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर को प्रिंट करने नहीं बोला है, वो पॉइंटर के बाद स्टार भी लगाया हुआ है। तो स्टार लगाया हुआ है मतलब जब स्टार लग जाता है मतलब उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखा है उसको प्रिंट करना है, तो वो 10 को प्रिंट करेगा। इसी में जबकि तीसरा केस में देखो केवल पॉइंटर को प्रिंट करने बोला था, तो पॉइंटर किसको रखा हुआ है, ए के एड्रेस को, तो ए का एड्रेस को प्रिंट किया है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, एक बार प्रैक्टिकल करिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम मैंने रन करके यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर एक प्रकार का जो है डेटा टाइप है, लेकिन ये सामान्य डेटा टाइप नहीं है। जैसे इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट डबल होता है, ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, जबकि स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, तो ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, यूज़र के द्वारा डिफाइन किया गया डेटा टाइप है ये आपका स्ट्रक्चर जो है। तो इसमें स्ट्रक्चर के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, और वो कीवर्ड है आपका स्ट्रक्ट। शुरू के जो 5 कैरेक्टर है उसको मिला के कीवर्ड बना दिए गए हैं। जब भी प्रोग्राम के सामने आप स्ट्रक्ट लिखेंगे तो वो आपका स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बन जाता है। स्ट्रक्चर ये अरे के जैसे ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस क्या है वो बता देता हूँ। तो अरे क्या कहता है, एक ही प्रकार के डेटा टाइप वाले डेटा का कलेक्शन होता है, जबकि स्ट्रक्चर क्या होता है, विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप का आप रख सकते हो, मतलब उसमें इंटीजर भी रख सकते हो, फ्लोट भी रख सकते हो, डबल भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप अरे की बात करते हैं तो केवल इंटीजर और इंटीजर ही रखेंगे। तो स्ट्रक्चर में किए हुए हर वेरिएबल
को डिक्लेयर करते हैं हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड करके, और उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर कहते हैं। और स्ट्रक्चर में हर एक मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है, प्रत्येक के लिए अलग अलग मेमोरी। और चूंकि क्वेश्चन में यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर क्या है, परिभाषा लिखना है आपको, तो इतना सफिशिएंट है। एक पेज में थ्योरी और एक पेज में ये प्रोग्राम। तो प्रोग्राम आपसे क्वेश्चन आप देख लेना, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि 5 छात्रों के लिए, 5 स्टूडेंट के लिए आपको रिकॉर्ड बनाना है और उसके लिए प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम में देख लीजिए, मैंने 5 स्टूडेंट के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसमें मैं आपको क्या क्या ले रहा हूँ, उसका रोल नंबर ले रहा हूँ और उस स्टूडेंट का नाम ले रहा हूँ और उसको कितना मार्क्स मिला होगा करके। देखो यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन इसको मैंने सामान्य तौर पर डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। प्रोग्राम में आप देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट स्ट्रक्चर वेरिएबल है और करली ब्रैकेट के अंदर मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक नाम, एक रोल नंबर और एक मार्क्स। और यह आपका उसके लिए मैंने एक साइज भी डिक्लेयर कर दिया 10 स्टूडेंट के लिए। हालांकि आप आउटपुट में देख पा रहे होंगे मैंने 5 स्टूडेंट के ही प्रिंट किया, क्योंकि क्वेश्चन आपको 5 स्टूडेंट के लिए किया है, ठीक है। तो ये इसका आपका प्रोग्राम है और ये इसका आउटपुट है। तो प्रोग्राम को मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने प्रिंट में क्या लिखा है, इंटर इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इसको मैंने लूप लगा दिया, कितने बार लगाना है, 5 बार चलाना है, क्योंकि 5 स्टूडेंट के लिए पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर आप देख लेंगे ग्रेटर देन आप लेस देन 5 लिखा है। क्यों 5 लिखा है, तो 5 तक नहीं जाएगा, क्या जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 0 के लिए जाएगा, 1 के लिए जाएगा, 2 के लिए जाएगा, 3 के लिए जाएगा, 4 के लिए जाएगा। देखो 5 हुआ कि नहीं हो गया, इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, 5 से ज़्यादा नहीं प्रिंट करना। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन दे दी है 5 तक का, और प्रत्येक बार रोल नंबर करके प्लस करके करेगा। देखो पहले बार में रोल नंबर 1 कहा, ऑटोमेटिक आ जाएगा ये, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। तो रोल नंबर को ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो +1 करते जाएगा ही करके। उसके बाद आपसे हर बार आपसे क्या करेगा, उसका नाम पूछेगा, उसका रोल नंबर पूछेगा और उसको कितना मार्क्स मिला है उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं प्रिंट कराने के लिए कर रहा हूँ और यहाँ पे उसका वैल्यू को पास करने के लिए करा रहा हूँ। तो आप इस प्रोग्राम को देख लीजिएगा। अभी तो आप फटाफट इसको लिख लीजिएगा और उसका इसको बाद में रन करके आप इसको देख सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइल इनपुट आउटपुट से आपका क्या अभिप्राय है। किसी भी फाइल को खोलना और बंद करना चाहते हैं तो उसको आपको समझाना रहेगा। लास्ट यूनिट के क्वेश्चन है ये, तो और ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक, अथवा वाला देख लीजिएगा, फाइल इनपुट आउटपुट वाला। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको यदि फाइल पर आप काम करना चाहते हैं तो एक बार फाइल को खोलना पड़ेगा। तो फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग एफ ओपन फंक्शन का प्रयोग करते हैं, एफ ओपन फंक्शन का प्रयोग करते हैं। और जिस फाइल को आप पढ़ लिए हैं, जिसको रीड कर लिया है, उसको आप क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लोजिंग लिख लीजिएगा, क्लोज अ फाइल, ठीक है, बंद करने के लिए है ये। तो क्लोज अ फाइल करके लिख लीजिएगा। तो ओपन करने के लिए एफ ओपन और क्लोज करने के लिए एफ क्लोज। तो एफ ओपन फंक्शन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, फाइल को ओपन करने के लिए। देखो यदि मान लीजिए आप जो फाइल ढूंढ रहे हैं वो पहले से बना हुआ था, आप उसको ओपन करेंगे। और यदि नया फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो भी आप एफ ओपन फंक्शन का प्रयोग करके आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ के लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं एफ ओपन का। ये देखिए यहाँ पर सिंटेक्स बना हुआ है, सिंटेक्स को बना लीजिएगा। फाइल पॉइंटर बराबर होता है एफ ओपन फंक्शन का नाम, और पैरामीटर पास करना रहता है फाइल का नाम, डबल इन्वर्टेड कामा में कामा, और उसको किस प्रकार का उसका मोड होता है मैं बताऊंगा कौन कौन सा मोड यूज़ करते हैं आप, ठीक है। तो फाइल पॉइंटर, ये फाइल का एक पॉइंटर होता है। डेटा टाइप होता है इसका फाइल, ठीक है। फाइल और उसके एक्सटेंशन के साथ आपको बताना रहता है। तो एक्सटेंशन क्या है, तो एक्सटेंशन जैसे कि मान लीजिए टेक्स्ट फाइल है तो फाइल .txt लिखना पड़ेगा। यदि वो नोटपैड में बनाया है तो txt फाइल नोटपैड वाला रहेगा, और यदि डॉक्यूमेंट है तो .docx रहेगा, ये वर्ड का एक्सटेंशन है। और यहाँ पर जो मॉड की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप जो है फाइल को किस मोड में ओपन करना चाहते हैं ये मैं अभी आपको यहाँ पे बता दूँ। तो ये देखो मोड के लिए मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया है। यदि आप वहाँ पे R लिखेंगे, जैसे ये देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम को बना लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर फाइल लिखना पड़ता है और स्टिक करके आप उसको पॉइंटर का नाम देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ओपन करके, तो उसी चीज़ को देखिए यहाँ पर एफ ओपन। यहाँ पर देख लीजिए जो मेरा पहले से जो फाइल बना हुआ है ऐसे sample.txt, तो मैंने फाइल का नाम लिखा और कामा करके जो मैंने यहाँ पर W लिखा हूँ बेटा, ये आपका यहाँ पर ये देखिए मैंने लिख दिया है। फाइल को ओपन करने के लिए कौन कौन से मोड होते थे, 4 प्रकार का आपको बता दिया है। देखो R लिखा है मतलब आप उसको रीड करना चाहते हैं, W लिखा है मतलब आप उसको लिखना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, A लिखा है मतलब आप उसमें पहले से कुछ लिखा हो उसमें और आप उसमें जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। और R+, W+ और A+ है। तो रीड और राइट मोड पे आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं तब आप उसको प्लस करिएगा, मतलब प्लस करने से रीड राइट दोनों होगा। और पर्टिकुलर यदि सिंगल काम करना है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, अब मान लीजिए आपको फाइल को क्लोज करना है तो आप एफ फंक्शन, जो एफ क्लोज फंक्शन है उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जो पहले से फाइल ओपन है उसको क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप क्लोज भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक ओपन नहीं होगा क्लोज कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेम मैंने उसी प्रोग्राम के यहाँ पे लिख दिया, बस एक लाइन एक्स्ट्रा हुआ है, कौन सा वाला, एफ क्लोज वाला। तो देखो इसको छोटा छोटा करके लिख लेना, प्रोग्राम को बता देना और काम का चीज़ को लिख देना, 3 पेज में हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सिंटेक्स में आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, एफ क्लोज के लिए ये वाला बस है आपका, एफ क्लोज लिख दो और अंदर में जिस फाइल को आप बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, फाइल काउंटर को देख लो FPTR, तो FPTR को फंक्शन के अंदर डाल दिया है, ठीक है। जिस फाइल को क्लोज करना चाहते हो उसको वहाँ पर आप लिख दो,
बस सफिशिएंट है। चलो अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपको सूडो कोड को बताना था वाइड कैरेक्टर फंक्शन के लिए। तो वाइड कैरेक्टर फंक्शन आपको क्या है, तो एक प्रकार का कैरेक्टर डेटा टाइप ही है जो आमतौर पर 8 बिट के लिए से अधिक आकार वाला होता है। ठीक है, सामान्य तौर पर अगर आप कैरेक्टर की बात करें तो वो 8 बिट का होता है, 1 ही बाइट का होता है। लेकिन उससे यदि अधिक आकार वाला है तो वहाँ पर देखिए कैरेक्टर हो गया वाइड, वाइड मतलब चौड़ा होता है। तो कैरेक्टर का मान के चलिए आप इसका एक्सटेंशन वर्जन है। ठीक है, तो जो भी बड़ी हुई डेटा टाइप बड़े आकार जो कैरेक्टर कोड से जो ज़्यादा वाला साइज का जो कैरेक्टर रहता है उसके लिए हम वाइड कैरेक्टर का प्रयोग करते हैं। और वाइड कैरेक्टर जो है अधिक बीट वाले कैरेक्टर जो होते हैं उनको यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वाइड कैरेक्टर डेटा टाइप जो है कैरेक्टर डेटा टाइप के समान ही होता है, बस उससे डबल या उससे ज़्यादा जगह ये स्पेस लेता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। कैरेक्टर जो है 256 मान ले सकता है आस्की जो हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज होता है उसके आधार पर। और यदि हम वाइड कैरेक्टर की बात करें बेटा तो देख लो 256 और 65,536 काफ़ी डिफरेंस है नहीं। तो ये होता है आपका वाइड कैरेक्टर का मतलब रेंज, जहाँ तक आप उसको लिख सकते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए कैरेक्टर यूज़ करते हैं, वैसे ही वाइड कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं WCHR_T का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और यदि हम बात करें इसमें तो ये इसमें 2 या 4 बाइट का होता है। ठीक है, अधिकतर वाइड कैरेक्टर डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है जब जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो भाषाएं होती हैं लाइक जापानी वगैरह है ना, तो उनके लिए जो है हम वाइड कैरेक्टर का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट 5 फंक्शन है जो वाइड कैरेक्टर में यूज़ किया जाता है। ये 5 फंक्शन को आपको लिखना रहेगा। एक होता है आपका वाइड कैरेक्टर लेन होता है, लेन मतलब लंबाई के लिए, तो आपको एज इट इज इसको ऐसे ही छापना रहेगा बिना कुछ सोचे समझे। तो ये क्या बताता है, कैरेक्टर की लंबाई को बताता है। वाइड कैरेक्टर कॉपी ये क्या करता है, कॉपी करने के लिए एक से डबल बनाने के लिए तो सोर्स से आपको कॉपी करना है और आपको डेस्टिनेशन में जाकर उसको क्या कर देना है, उसको पेस्ट कर देना है। वाइड कैरेक्टर कैट जो होता है कॉन्केटिनेशन के लिए होता है, मतलब आपको यदि क्या करना रहता है उसको आपको जोड़ना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है स्ट्रिंग डेस्टिनेशन मतलब आप पहले से जैसे वाइड कैरेक्टर बना हुआ है उसमें आपको और कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो उसके लिए यहाँ पे कैट का मतलब होता है कॉन्केटिनेशन। WCS CMP का मतलब होता है यहाँ पे कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वाइड और यहाँ पे वाइड कैरेक्टर जो है आपका ये कॉपी करने के लिए है। तो वाइड उसको मल्टीपल बनाने के लिए 1 से 2 बनाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। तो ये जो है जितने भी जो रेड कलर से आपको दिख रहा है बेटा ये सिंटेक्स है, तो आपको सिंटेक्स को ऐसे ही आपको लिखना रहेगा। क्लियर है, चलिए ठीक है।